तो 8 दिन इधर ले लो, अगले महीने के हुए 8 दिन, 16 दिन, तो 2 महीने मिला के कितने हो गए? अगस्त भी निकल गया, सितंबर भी निकल गया। अक्टूबर से जोड़ो, आप अक्टूबर से जोड़ो, क्योंकि आपका मुझे लगता है रेगुलर बैच में अक्टूबर उस टाइम पे निकाल दूंगा। बताइए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तो एक ही है, मई। 8 महीने है लगभग हमारे पास। हमारे पास कितना टाइम है? 8 महीने का टाइम है, और ये एक सही समय है। इसको मैं ज्यादा कम भी नहीं बोलूंगा और ज्यादा नहीं, क्योंकि इस बार का तरीका और अप्रोच काफी डिफरेंट होने वाला है कि आपको मेजोरिटी सब्जेक्ट जो आसान है, जिसका वेटेज अभी बताऊंगा वेटेज के हिसाब से, तो आपको पहले वो पढ़ा दूंगा, तो 50 मार्क्स का जो वेटेज है, मतलब 50 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का वेटेज आपको ऐसे ही मैं एडवांस में दे दूंगा दिसंबर से पहले। तो आप हमेशा क्या है 200 मार्क्स के लिए रेडी रहोगे, फिर आगे का 200 देखेंगे कैसे है। सिलेबस का डिस्कशन करें, आपको सिलेबस का पता है वैसे? हाँ, जैसे आपका 4 सेक्शन आना है। सेक्शन ए में आपका क्या आएगा? मान के चलो मैथ्स, क्या है? सेक्शन 2 में आपका क्या है? मैकेनिक्स ही ले लो। सेक्शन 3 में आपका क्या है? रीजनिंग। सेक्शन 4 में कंप्यूटर। अब इसमें क्या है, ऐड करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि अच्छा ये भी हो गया मैथ्स का। सबसे कितने क्वेश्चंस आने हैं? 25 क्वेश्चन सबसे आने हैं। 25। अच्छा, इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना इनकम्प्लीट सा है। मैथ में क्या है, आपका जो भी आपने जनरली डिप्लोमा में पढ़ा है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2, सबसे पहले इसको कवर करेंगे। क्या करेंगे? जो भी आपका मैथ्स M1 M2 बोलते हो, इसे कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद ही आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद भी आपका क्या है कि 11th 12th के जो भी चैप्टर छूट गए हैं उसे भी करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? जो 11th 12th का चैप्टर है इसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके ओवरऑल आप मैथ्स में 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। ये हो गया आपका मैथ्स का। मैकेनिक्स में आपको मैकेनिक्स ही नहीं, मैकेनिक्स के साथ आपको 1-2 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं। जैसे कि आपको एक सब्जेक्ट क्या पढ़ना है? सोम। क्या पढ़ना है? सोम से भी आपका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद है फिजिक्स। क्या है? जिसमें आप मोशन पढ़ते हो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, या फिर लॉज ऑफ मोशन हो गया, या फिर और उससे 2-3 चैप्टर रिलेटेड है, वो सारे फिजिक्स के आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। और ये ऐसे ही मेजोरिटी है, सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फिर सोम पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले M1 पढ़ेंगे, सबसे पहले M2 पढ़ेंगे, सब उसके बाद 11th, उसके बाद 12th। इसी में स्ट्रेटेजी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने बोल दिया अगर 11th 12th की बुक पढ़नी है, अब वो 11th से पढ़ना शुरू किया, वहीं पे उनकी एक गलती हो गई। फर्स्ट मिस्टेक उन्होंने वही कर दिया, क्योंकि 11th वो पढ़ते पढ़ते इतना टाइम बर्बाद कर देंगे और उससे आना है कुछ ही क्वेश्चन। फिर किसी तरह बचे तो 12th पढ़ने लगे, तो सारा समय उन्होंने 11th 12th पढ़ने बर्बाद कर दिया, मतलब, और आउटपुट आया इतना सा। लेकिन जो बच्चा पहले M1 पढ़ लेगा और M2 पढ़ लिया, उसका हाई वेटेज आ गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें पहले ही पढ़ ली। पूरा कैलकुलस, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर ज्यादातर आते हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉग, ये सब उन्होंने क्या है पहले ही पढ़ लिया। थोड़ा सा बेसिक मैथ भी यहाँ देखेंगे कि लॉग वॉग तो कहीं पर नहीं है, तो यहाँ पर एक बेसिक मैथ सबसे पहले पढ़ाऊंगा। ये एक अलग कुछ चैप्टर है, 6-7 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, ये सबसे पहले पढ़ाऊंगा, तो जाके आपका फिर M1 M2 करेंगे। ठीक है, सोम और फिजिक्स हो गया। रीजनिंग में सिर्फ रीजनिंग नहीं, एप्टीट्यूड भी आता है। क्या आता है? और ज्यादातर उतना ही वेटेज इक्वल कैरी करता है सब। अब अगर मैंने बोल दिया रीजनिंग पढ़ना है, यहाँ पर जो शॉर्ट में सुनेंगे, जैसे जिन्होंने शॉर्ट्स देखा होगा, उनको लगेगा रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग तो आता ही, ऐसा नहीं। जैसे वो रीजनिंग पढ़ के जाएगा, वहाँ एप्टीट्यूड से सवाल आ जाएगा, हो गया ना। दूसरी गलती के चांसेस तो हर जगह है कि नहीं। जिसने सिर्फ मैकेनिक्स पढ़ा, सोम और फिजिक्स छोड़ दिया, उसका वहां गलती। कंप्यूटर में, कंप्यूटर तो आना ही है, केमिस्ट्री भी आता है। क्या आता है? अब देखो सिलेबस लेंथी हो गया, कितना सब हो गया, ऐसे गिनो तो 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं, मैथ को तो एक ही गिनो, 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर हो गए। कितने हो गए? और ये बहुत होते हैं। हाँ, ठीक है। अब अगर थोड़ी सी ये बात करें,
आपको सबसे वेटेज तो पता ही। अब वेटेज की बात कर लेते हैं। इससे भी 25 क्वेश्चन आने हैं, इससे भी 25 क्वेश्चन आने हैं, इससे भी 25 क्वेश्चन आने हैं, और इससे भी आपके क्या है 25 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि टॉपर कितना लाते हैं, क्योंकि अगर आपको टॉप करना है तो एक आपको ये आइडिया होना चाहिए ना कि यहाँ तक टॉपर लाते हैं तो हमें भी उतना लाना होगा। हाँ, तो जो टॉपर लाते हैं आप ये समझ लो, वो ऑन एन एवरेज 65 अगर बोल दो तो 70 के अप्रॉक्स वो क्या है क्वेश्चंस लगाते। तो अटेम्प्ट तो ज्यादा करते होंगे, मैं एक थोड़ा सा और पुश कर देता हूं कि 70 क्वेश्चन सही करते हैं टॉपर। क्या करते हैं, वैसे 62, 63, 64 के अराउंड जाता है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लेके चलता हूं कि चलो हो जाएगा। तो 70 क्वेश्चन जो है टॉपर भी क्या करते हैं सही करते हैं। 30 क्वेश्चन कहीं ना कहीं उनसे रह जाता है या गलती हो जाती है। आपके पास भी इतना ही एज है, अगर आप इससे बेहतर करो, मैं ये नहीं बोलूंगा आप 70 करो, आप तो बहुत ज्यादा करो, आप तो टॉप रैंक में आओ, टॉप 10 में आओ। मैं तो ये चाहता हूं हमारा भी नाम हो, आपका भी नाम हो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल लाया भी है, लेकिन वही बताया पिछले साल के बच्चे जो थे 5th सेमेस्टर वाले थे तो 70% कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उन्हीं का है। हम तो 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरी वजह से सारे ने रैंक लाया है, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि कितना मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है किस पार्ट में, और उन्होंने अपने दम पे लाया है। ठीक है, धीरे धीरे आपको क्या है सबों का इंटरव्यू भी मिलेगा। अभी बच्चे क्या थे ये काउंसलिंग और इन सबों में बिजी है, तो मैं भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। जैसे ही वो उनको कॉलेज मिल जाएगा थोड़े फ्री हो जाएंगे, फिर आपको सबका इंटरव्यू भी मिलने लगेगा धीरे धीरे करके। एक बच्चा था 42 रैंक लाया था, एक बच्चा था 62 रैंक लाया था, एक बच्चा था वो 99 या 101 लाया है, मतलब 100 के आसपास है, जस्ट 1-2 रैंक आगे पीछे। उसके बाद 140 पे है, फिर 170 पे बहुत सारे हैं, फिर 200 पे है, फिर 300 कुछ है, उसके बाद तो फिर बहुत सारे हैं। तो उतने का ध्यान है। वो मुझे 7-8 बच्चों का लगभग टॉप 10 का याद है कि इतने इतने बच्चे हैं, और लगभग सब बच्चे काउंसलिंग में व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उसमें सारे बच्चे बात करते रहते हैं आपस में ही। तो उसमें पता चलता है कि ये इस कॉलेज में है, वो इस कॉलेज में है, ये ब्रांच मिल गया, ये ब्रांच मिल गया। और हमारा टेलीग्राम पे भी है, वहाँ भी काफी सारे बच्चे हैं, वहाँ भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इनडायरेक्ट मिल जाएगा, तो आप फॉलो जरूर कर लेना। टेलीग्राम पे कहीं भी लिखोगे मॉड्यूलेशन लीड तो आपको आ जाएगा, और वो मैसेज वैसेज पढ़ लेना कि पुराने बच्चों ने क्या बातें की है, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इनडायरेक्ट वे में। तो आपको 70 क्वेश्चन करने हैं, तो ऑन एन एवरेज देख लो। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि क्या कहते हैं, अच्छा सब्जेक्ट की प्रायोरिटी देख लेते हैं, क्या है कि सब्जेक्ट को सबसे पहले, स्ट्रेटेजी का यही पार्ट है। ये नहीं कि मैथ्स को शुरू किया पढ़ना, मैथ्स पढ़ने लगे, मैकेनिक्स को शुरू किया वो पढ़ने लगे, उसी में सारा एनर्जी बर्बाद कर दिया। सबसे पहले जो मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए वो है रीजनिंग, क्योंकि क्या है कि स्टार्टिंग में आप चाहते हो कि थोड़ा सा इजी हो, मतलब एडजस्ट करना चाहते हो, तो इजी पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग से शुरुआत करनी चाहिए। तो इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा। क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा। दूसरा किसे रखें दूसरा एक आसान ले लिया, तो एक थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा वो ले लेते हैं, ताकि क्या हो बाद में बच्चे समझना नहीं चाहते हैं, बाद में लगता है क्या कि भाई कुछ आसान सा बताओ, क्योंकि माइंड उतना नहीं होता ना। अभी स्टार्टिंग में तो आपको मैं कुछ भी समझा सकता हूँ धीरे धीरे, और बार में उसको रिवाइज कर करके आप उसको आसान बना सकते हो, लेकिन बाद में नहीं उसको पिक कर सकते। मैथ बहुत बच्चों ने हमेशा से पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, तो मैथ का एक बैकग्राउंड तो है, बस थोड़ा सा लेवल होगा तो समझना उतना आसान नहीं होता। लेकिन मैकेनिक्स तो बिल्कुल नया होता है बहुत बच्चों के लिए, सोम तो सबके लिए नया होता है, फिजिक्स तो क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, अभी 3rd सेमेस्टर में आपके आएगा। अभी किस ब्रांच से आप, सीएस वाले तो मिस कर जाओगे, सिविल वाले का इस 3rd सेमेस्टर में ही सोम है, तो आपको क्या, आपके लिए तो बिल्कुल नया हो जाएगा, लास्ट तक आओगे। तो अभी पढ़ लो, जैसे ये कर लोगे खत्म तो आपको लगेगा कि नोट्स बने हुए हैं, सब कुछ है, ऑनलाइन का एक्सेस आपको मिलेगा। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी फैसिलिटी बताऊंगा कि ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए अच्छा क्या है। दूसरा मैं इसे पिक करूंगा क्योंकि ये रिलेटिवली बहुत आसान है, इसका सिलेबस देखोगे ना बहुत छोटा है ना। मैकेनिक्स का सिलेबस काफी छोटा है, वो पढ़ाने के ऊपर डिपेंड करता है, इजी भी है। सोम का सिलेबस भी छोटा है, फिजिक्स का तो छोटा ही, मतलब 3 पार्ट में बांट दिया। फिजिक्स आपको 11-12 मत पढ़ना है हमें, इतना सा फिजिक्स है, लेकिन छोटा सा पढ़ना है पार्ट हमें, मोशन वाला पार्ट पढ़ के हम निकल लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, इसका सिलेबस बहुत छोटा है, इसका भी सिलेबस बहुत छोटा है, इसका भी सिलेबस बहुत छोटा है,
तो इन सबों को सबसे पहले मैं पढ़ा के क्या करूंगा, आपके 50 क्वेश्चन पक्के कर दूंगा। और 50 क्वेश्चन में से मेरा मानना है कि रीजनिंग और एप्टीट्यूड में ऑन एन एवरेज सारे बच्चे 20 तक ले आते हैं आराम से, ज्यादा ही लाते हैं, मैं ऑन एन एवरेज कह रहा हूं जो बच्चे का उनका है। और मैकेनिक्स और फिजिक्स में भी आप 20+ का टारगेट तो रखोगे ही रखोगे, क्योंकि आसान है। आप जब सबसे वहां देखोगे तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना होता, 1-2 क्वेश्चन आ गए कैलकुलेशन वाले तो ठीक है, 1-2 नहीं भाई, 3-4 क्वेश्चन आ गए कैलकुलेशन वाले ठीक है, वरना क्या है सब थ्योरेटिकल है। आपने पढ़ा है कि रिएक्शन कहाँ आता है, आपने पढ़ा है मोमेंट का क्या है, आपने पढ़ा है कि फ्रिक्शन क्या क्या है सीन, आपने पढ़ा है मशीन का क्या सीन, तो एक ही बार में टक टक लगा के आओगे। 500-600 क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन बैंक है, उसको लगाओगे तो आराम से आ जाएगा। पहले से हमने तैयार किया हुआ, हर साल वही कर देते बच्चों को, 500-600 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। यहाँ से 40 क्वेश्चन के अप्रोक्स चले गए। इसके बाद क्या है, बहुत मजेदार सब्जेक्ट कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर में, तो ऐसा समझ लो क्या कि एकदम सबसे छोटा सिलेबस कंप्यूटर का है। केमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम बाद में देखते हैं, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि इतना अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत किल्लत है सबके पास। कंप्यूटर का क्या है कि सिलेबस और भी छोटा है और 25 क्वेश्चन देके जाएगा, तो आप आराम से मानो क्वेश्चन इसमें इस वाले सेक्शन में 20+ क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे। अभी कुछ टाइम के बाद PYQ एनालिसिस भी आने वाला है, तो देख लेना। अब आया मैथ्स की बारी। सबसे लास्ट मैथ में रखने का नुकसान क्या है कि बहुत बच्चे मैथ करते ही नहीं, वो क्या है छोड़ ही देते हैं कि। लेकिन मैंने क्या सोचा है कि कंप्यूटर और मैथ्स को जब साथ साथ लेके चलूंगा ना, तो मैथ्स को पहले ज्यादा वेटेज दूंगा और कंप्यूटर को थोड़ा सा कम, क्योंकि मुझे पता है कि 1-2 महीने अगर मैंने इसे कर लिया तो अगले लास्ट टाइम पे मैं कंप्यूटर का दे लूंगा, तो आपका ये भी अच्छा हो जाएगा। ये आप नहीं कर पाओगे, ये मेरे एंड से ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसको 4th नंबर पे रखेंगे, और यहां से अब यहां पे काफी फ्लक्चुएट करता है, मैं यहां नहीं बोलूंगा 20, यहाँ 10 to 20 जाता है। क्या जाता है, जिस बच्चे का जितना कैपेसिटी है वो उतना ले जाता है। कोई बच्चा 10th पे ही बोलता है ठीक है, कोई बच्चा, लेकिन मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा ना आपको, मैं अराउंड 15, 16, 17 क्वेश्चन आपको इन्हीं से करवा दूंगा। लास्ट में क्या बच्चे कि कितना अपना दम लगाते हैं। बेसिक मैथ सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन यहां से कर दूंगा, ठीक है, तो इस तरीके से करूंगा। तो अब देख लो कि आप किस रेंज में आ रहे हो। जो भी मॉड्यूलेशन से पढ़ेगा उसको इस तरीके से पढ़ाएंगे तो हम इतना तो सब बच्चे को आउटपुट दिला देंगे। कितना आ गया, इसको जोड़िएगा 72, तो ये है रेंज आपका, देख लो। इस रेंज में आपको एनी हाउ हम ले आएंगे, वो हमारा काम है, क्योंकि वो तरीका है हमें बताने का और उस तरीके से ही चलेंगे। मैं क्या बोलते हैं, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट, उस तरीके से पे हम चलेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन है। यहाँ पर अपना नॉलेज नहीं दिखाना है, यहाँ पर अपना क्या है थोड़ा सा स्किल दिखाना, एक तरह से समझ लो क्या करना है। अब आपको पर्टिकुलर सिलेबस का डिस्कशन करना है। मैथ तो सबको पता है 11th-12th का क्या है, ठीक है। मैकेनिक्स में आपको जनरली शुरू होता है आपका इंट्रोडक्शन से, जिसमें आपको मैकेनिक्स का बताया जाता है कि क्या है मैकेनिक्स, कहाँ से आया, फिजिक्स किस पार्ट से है, बॉडी किस तरह से होती है, सॉलिड लिक्विड, उसके ऊपर फोर्स कैसे लगते हैं, कौन बॉडी क्या है जिसके ऊपर फोर्स लगा, तो वो जैसे अगर मान के चलो ये रिमोट है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, तो क्या ये डिफॉर्म होगा, क्या ये अपना शेप चेंज करेगा, ये शेप नहीं चेंज करेगा, ये रिजिड बॉडी है। लेकिन अगर मैं जैसे प्लास्टिक का बोतल है देना, अगर इस प्लास्टिक के बोतल को मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा, क्या ये डिफॉर्म हुआ, ये क्या आ गया डिफॉर्मेबल बॉडी। लेकिन एक और बॉडी आएगा, जैसे कहूंगा यही होगी एक तरह से इलास्टिक जैसे ही, क्योंकि मैंने इसको जब छोड़ा तो ये अपने शेप में आ गया। लेकिन एक ऐसी बॉडी होगी जो डिफॉर्म भी हुई, जैसे ये, इसे क्या है ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा दम लगा के, जैसे ये देखो ये डिफॉर्म भी कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मान के चलो मैंने इसको दबा दिया, इसे इसका शेप मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया ना, क्या ये वापस से अपने शेप में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये ऐसी बॉडी हो जाएगी कि इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये अपना डिफॉर्म हुआ लेकिन ये ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा। ये ऐसी बॉडी है, मैंने फोर्स लगाया, ये डिफॉर्म भी हुआ लेकिन जैसे ही छोड़ा ये ओरिजिनल शेप में आ गया। और ये ऐसा बॉडी है कि जिसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया कोई असर ही नहीं हो रहा, लेकिन एक टाइम के बाद इसको भी पूरा असर लगाऊंगा तो क्या है, टूट ही जाएगा। वो तो कोई भी चीज टूट जाएगी, लेकिन एक लिमिट की बात करते हैं। तो इस तरीके से क्या इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद यहीं से आ जाता है ये फोर्स क्या है भाई। हम तो हिंदी में बोले दम लगाया, लेकिन दम ऐसे कि कितना लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, तो ये सब असर चीजें करने लगती है।
जैसे क्या है कि एक बॉल है, आप इसको मान के चलो एक इस तरह से बॉल है हमारे पास, जैसे ये बॉल है, एक बंदे ने इधर फोर्स लगाया, एक बंदे ने इधर फोर्स लगाया। अब बताओ ये बॉल किस डायरेक्शन, किसके पास जाएगा, इसके पास या इसके पास? आप बताओ। ये बॉल इधर जाएगा ना, इसके पास जाएगा ना उसके पास जाएगा। ये बॉल किधर जाएगा? आगे जाएगा। यहीं पे करके देख लो, यहाँ पर एक पेन है, ऐसे करके देख लो, एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा ना, इधर जाएगा ना उधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब ये बोलेगा भाई इधर क्यों गया, इधर कौन सा फोर्स लग रहा था? तब आया रिजल्टेंट फोर्स, कि जो इधर लगे और इधर लगे दोनों का कंबाइन फोर्स किधर लग रहा है, तो उधर चल देगा डायरेक्शन। ये दिख नहीं रहा था लेकिन बॉडी उधर गई ना। तो फोर्स के बहुत सारे एप्लीकेशन थे, सारे उसको फोर्स को फिर तोड़ेंगे। फिर हम एक बोलेंगे यार बॉडी इधर जा रही थी, तो बताओ किसने कितना फोर्स लगाएगा। एक बॉडी है मान के चलो ऐसा, अब ये मिडल में ना जाके मान के चलो क्या है, थोड़ा सा इधर ही जाना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है कि इधर वाले बंदे में ज्यादा दम होगा। तो ये सब देखेंगे कि एक फोर्स दिया हुआ है ये ऑलरेडी, इसको तोड़ना कैसे है, कौन कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये सब एंगल पे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा फ्रिक्शन का खेल, कि बॉडी जो है, जैसे एक अगर हमारे पास गाड़ी है, ये तो वो वाली गाड़ी बन गई रोल्स रॉयस लंबा, तो क्या कहते हैं, अब ये गाड़ी चल रही है, टायर है हमारे पास, वो क्यों हमारा खत्म हो जा रहा है, जैसे होता है ना एक टाइम के बाद क्या होता है वियर एंड टियर हो जाता है, उसमें क्यों हो रहा है भाई, और क्यों हम चल पा रहे हैं, तो फ्रिक्शन का पूरा रोल आ जाएगा। ये सब CSIT वालों के लिए कितना नया है, और लास्ट में पढ़ेंगे तो वो ऐसे बोलेंगे क्या चल रहा है। लेकिन अगर क्या है कि अभी ही खत्म कर लेंगे एक बार किसी तरह मेहनत करके, ऑनलाइन करके ऑफलाइन करके, तो क्या है कि बाद में बहुत आसान लगने लगेगा। बोले तो मैंने पढ़ा हुआ है, जैसे बताया ना कि एक बार आपने किसी चीज को पढ़ा हुआ है कितना आसान लगता है, अरे मैंने तो पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन की जरूरत है। एक कॉन्फिडेंस आता है, यही कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस पे तो पूरी दुनिया कायम है। आपको लगेगा कि मैं जीत सकता हूँ तो जीत ही जाओगे। उसी तरह आपको भी ये मान के चलना है कि हाँ मैं कर लूंगा, 70 to 80 क्वेश्चन मैं कर लूंगा, चाहे जो भी सिलेबस हो। तो फ्रिक्शन का फिर बहुत सारा देखेंगे कि कब कोई चीज, जैसे ये है, अगर मैं इस जैसे ये टेबल है इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, कि हिल रहा है, नहीं आगे बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा आगे? हाँ, मेरा फोर्स कम पड़ जा रहा है इसको हिलाने के लिए। अब क्या है कि इसके पास और थोड़ा सा अगर मैं दम दे दूं तो ये अब क्या है, आगे नहीं बढ़ रहा, ये रोटेट करने लगा। क्या करने लगा? ऐसा क्यों भाई? बेंडिंग मोमेंट तो नहीं बोलेंगे, मोमेंट आ गया, मोमेंट आ गया। बेंडिंग मोमेंट में चीजें मटेरियल ही बेंड होने लगता है, जैसे ये है तो इससे बेंड होने लगेगा। मोमेंट होता है कि रोटेट कर देता है चीजों को। और हम गलत जगह भी फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से कभी नहीं मूव करेगा, तो हमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स भी बदलना पड़ेगा। हमें बेस में फोर्स लगाना चाहिए या बीच में थोड़ा मिडल से नीचे फोर्स लगाना चाहिए, तो वो बॉडी क्या हो, आगे बढ़े। तो ये फ्रिक्शन में काफी दिखते हैं। उसके बाद जैसे है मोमेंट, ये रोटेट, ये रोटेट क्या है, तो मोमेंट क्या पढ़ेंगे। मोमेंट के बाद फिर आगे क्या है, फिर थोड़ा फिजिक्स का देख लेंगे। उसके बाद क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है ना। उसके बाद मशीन आ जाएगा, थोड़ा सिंपल मशीन जो इंजीनियर लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सिलेबस का। उसके बाद हमारे पास क्या है, सोम। अब यहां पर आप मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे, मटेरियल के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, बस इफेक्ट देख रहे थे। क्या देख रहे थे? फोर्स का इफेक्ट देख रहे थे। लेकिन अब हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये बॉडी क्यों डिफॉर्म हुआ, ये किस मटेरियल से बना है, अच्छा ये कब तक डिफॉर्म होगा, क्या हमें डिफॉर्म चाहिए? हमें डिफॉर्म जनरली नहीं चाहिए होता लाइफ में। अगर ये बिल्डिंग बन गया है तो हम चाहेंगे कि ये बेंड हो जाए, हम चाहेंगे कि ये झुका हुआ सा दिखे, तो हम चाहते हैं कि नहीं भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, है ना। ऐसा कोई भी चीज हम नहीं चाहते हैं कि जिसके ऊपर फोर्स लगे वो टूट जाए, डिफॉर्म हो जाए, क्रैक आ जाए। तो फिर हम मटेरियल के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन बॉडी कैसा है, उसको कितना फोर्स देना चाहिए, कहाँ पर चीजें सुटेबल है। जैसे ये है, अब पूरा घर हम लोहे से नहीं बना सकते, हमें सीमेंट, कॉन्क्रीट और क्या है एग्रीगेट, वाटर, पेंट, ये सब यूज करना पड़ेगा अलग अलग पर्पस के लिए। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि डाइवर्स चीजें पता चलने लगती है। उसके बाद फिजिक्स में तो मोशन का है, उस टाइम पर हम कुछ और चीज देख रहे थे, अब यहाँ पर हमें देखना है कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के हिसाब से क्या खेल है। वो तीन इक्वेशन बताइए मोशन का, या लॉज ऑफ मोशन के बताइए तीन। पहला हो गया, दूसरा, ये तो पहला ही था। अच्छा ये तुमने जो ये तीसरा बोल दिया ना, ये थर्ड बोल दिया, पहला वाला इनर्शिया है। हाँ हाँ हाँ, दूसरा वाला अच्छे से बताइए, तो फॉर्मूला तो ठीक है, बताइए कहना क्या चाहता है।
जैसे कि कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उससे ऑब्जेक्ट को कुछ एक्सेलरेट करेगा, तो वही जो निकलेगा जैसे मास है वो कुछ देर एक्सेलरेट किया फोर्स निकलेगा उसमें। थोड़ा सा नहीं इस टाइप से नहीं, आप बताइए। जो उसका फोर्स है वो उसके मास और एक्सेलरेशन की वो तो फॉर्मूला दिख रहा है इस टाइप से, लेकिन जो मेन चीज क्या है, थर्ड तो सबको पता है। जैसे दूसरा क्या है ना, मोमेंटम। अब सबने मोमेंट तो पढ़ा, मोमेंटम का क्या है ये सीन ही नहीं पता, तो बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट क्या है, रेट जिस हिसाब से 20 है, फिर 22 है, फिर 25 है, 30 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और मोमेंटम क्या है कि स्पीड इनटू उसका मास क्या है, उस गाड़ी का मास कितना है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, वो उतना मोमेंटम कैरी करता है। जैसे एक मोटा आदमी चल के आए और एक पतला आदमी सेम स्पीड से आ रहा है, ये भी 20 की स्पीड से आ रहा है, ये भी 20 की स्पीड से, लेकिन इसका मास 100 है, इसका मास 20 kg है। तो जब शीशे से टकराएगा या किसी से टकराएगा तो ज्यादा इफेक्ट कौन डालेगा, मोटा आदमी। तो ये होता है मोमेंटम की उसको कितना मास है और कितनी स्पीड से आ रहा है वो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो मोमेंटम में मास आ गया, रेट ऑफ चेंज वो जो किस स्पीड से वो एक्सेलरेशन वाला पार्ट ले लेता है, तो वो अप्लाइड फोर्स। तो कौन बॉडी कितनी स्पीड से क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा वो कौन बताता है, फोर्स। इस टाइप से चलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब ये फिर मोमेंटम भी पढ़ेंगे हम मोमेंट में जाके, आगे जाके। तीसरा तो सबको पता है। तो ये सब हम मोशन में आगे प्रोजेक्टाइल मोशन भी देखेंगे कि आपको पता है ना कि जैसे अगर जैसे ये बिल्ली है, एक नदी है और ये एक पहाड़ है। अब बिल्ली को इस पूरे पहाड़ पे इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो कितने एंगल पे अपना मोशन, कितने एंगल पे वो जंप करेगा ये बताओ। ये चीज आपने देखा होगा रियल लाइफ में कि अगर ये एक कैट है, कैट क्या, कैट कैसे बनाई है, कैट कैसे बन रहा है, चलो जो भी ये कैट है। अब ये क्या है, नदी है। अब ये क्या करना है, यहाँ पर एक मान लो पत्थर है, अब इसको यहाँ पर जंप करना है, तो कितने डिग्री एंगल से ये जंप करेगा। तो जनरली हमेशा क्या आता है 45 डिग्री, क्या आता है, क्योंकि 45 डिग्री पे जैसे अपना नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन फेंकते हैं, तो कितने डिग्री एंगल पे फेंकते हैं वो ऑन एन एवरेज, क्योंकि उनको वहां पर कोई स्केल नहीं है, लेकिन वो इतने प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनको पता है कि अगर 45 डिग्री अगर एग्जैक्ट ऐसा कुछ मैच हो गया 42 से 47 ऐसा, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका जेवलिन, और वो जो भी है जीतेगा। फिर ज्यादातर डिस्टेंस पे होता है ना, इस बार कितना था 89 पॉइंट कुछ था ना, हाँ, और जो वो थे 90 पॉइंट है ना, है खिलाड़ी, खिलाड़ी ये लगता है लेकिन नहीं, नॉलेज होना चाहिए। मुझे भी जैसे क्या है, मुझे ऑन अप्रॉक्स नॉलेज होता है 90 पॉइंट, जैसे मैंने भी बोल दिया था, या 89 पॉइंट, तो थोड़ा थोड़ा याद रहता है। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का खेल कि कौन सी बॉडी कितने एंगल से किस स्पीड से जाएगी, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, कितना टाइम, वो टाइम ऑफ फ्लाइट भी होता है, मैक्सिमम वो हाइट भी होती है। तो 5-6 चीजें होती हैं, वो एक चैप्टर में सारा निपट जाना है। तो वहां से आपका क्या है, ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। अब आते हैं रीजनिंग वाले पार्ट पे। रीजनिंग में आपका क्या है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसमें आप बोलते हो कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है थोड़ी सी, थोड़ा सा क्या होता है कि वो क्वांट में आ जाएगा, वो एप्टीट्यूड में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा डायरेक्शन वाला कि इधर गया फिर उधर गया फिर उधर गया, होता है ना। उसके बाद थोड़ा सा हो जाएगा क्या कि क्या कहते हैं, कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है थोड़ा सा, और आपको एवरेज, जैसे बेसिक मैथ में भी मैं एवरेज से पढ़ा सकता हूँ, और यहाँ भी आ जाता है एवरेज एवरेज, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आपका एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड काफी अच्छा पार्ट हो जाता है, जिसका बेसिक मैथ अच्छा होगा उसी का एप्टीट्यूड अच्छा होगा। आपका अच्छा खासा टाइम इसी में जाएगा। रीजनिंग तो सब पढ़ लेते हैं, एप्टीट्यूड में आपको चाहिए एक अच्छा टीचर जो कि आपको अच्छे से एप्टीट्यूड पढ़ाए। सच बता रहा हूँ कि एप्टीट्यूड सबसे हार्ड हो जाएगा आपके लिए। एप्टीट्यूड क्या है कि एक मेंटल एबिलिटी का पार्ट है एप्टीट्यूड, नाम इस तरह से पढ़ाना। अब जिसका है नहीं है वो कितना भी कर ले नहीं आ सकता है, जब तक कि उसको एक अच्छा टीचर ना समझाए। कुछ चीजें रटने वाली होती है, कंप्यूटर अगर मैंने 10 लाइन बोल दी याद करो, 1 लाइनर क्वेश्चन इसी से आना, तो आप कर पाओगे। समझ जाए अच्छी बात है, रट जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन एप्टीट्यूड आप ना रट पाओगे ना कुछ कर पाओगे, दिमाग ही खराब होगा। इसके लिए एक बहुत अच्छा टीचर चाहिए जो आपको अच्छे से एप्टीट्यूड का बेसिक इतना अच्छा बता दे। और आपको पता है इसके फिर आगे जाके फायदे बताऊंगा कि जैसे आप 3rd सेमेस्टर में हो या जो भी 5th सेमेस्टर में, उनको प्लेसमेंट में भी हेल्प मिलेगा इस रीजनिंग से, इस एप्टीट्यूड से। ये वाला सब्जेक्ट जो है, जो भी प्लेसमेंट होता है ना,
इसमें बहुत हेल्पफुल है। तो ये आप तो जरूर करना इसे, क्योंकि यहाँ पर आप कर लोगे तो आपको प्लेसमेंट में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा हमेशा से। और ये नहीं है ऐसा कि एक बार सीख लिया ना, उसके बाद कभी भी जाके रिवाइज करोगे तुरंत आ जाएगा, है ना। तो ये वाला सीन है। इसके बाद कंप्यूटर का है, कंप्यूटर वाले सर आएंगे, आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि वो शॉर्ट एंड क्रिस्प एक ही बार में पढ़ाएंगे, आपके सब क्वेश्चन बन जाएंगे। और केमिस्ट्री को लास्ट में देखेंगे, जब बहुत टाइम बच जाएगा तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आपको वो करा दिया जाएगा। ठीक है, ये है आपका पूरा सिलेबस का